friends, this is Prapti and welcome back to the Heredity and Evolution chapter of Standard 10th. In this session, we shall complete the evidences of evolution which were remaining in the last session. Friends, the three evidences like paleontological evidence, connecting link and embryological evidence, these three evidences we shall complete in this session now. Friends, the paleontological evidence is a very important type of evidence which we need to study. Okay, before starting to that, let me tell you all the meaning of paleontology, from where this paleontological evidence have arrived. तो paleontology का मतलब क्या है? Paleontology का मतलब ये है, it is a study of history of life. Mark my words, it is a study of history of life present on the earth and it is based on fossils. Okay, ये पार्ट मैंने लास्ट सेशन में भी बताया है, बट फॉर द स्टार्टअप हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो पैलेंटोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो लाइफ के बारे में स्टडी करती है. लाइफ कौन सी लाइफ? हिस्ट्री में जो लाइफ थी, मतलब जो एंशिएंट लाइफ थी. एंड दिस स्टडी डिपेंड्स ऑन द फॉसिल्स. फॉसिल्स मैंने आपको बताया था. व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर नथिंग बट द रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वेर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन द एंशिएंट टाइम. ओके, सिंपल भाषा में बोला जाए तो फॉसिल्स वो चीजें हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स की हमें एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे प्रेजेंट थे अर्थ पे, इसके बारे में बताता है. ओके, यू मस्ट बी वॉन्डरिंग दैट विच एनिमल डू एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कौन से एनिमल्स प्रेजेंट थे अर्थ पे. तो इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? इसका एविडेंस हमें मिलता है अर्थ से. हाँ जी, अर्थ से मिलता है. कैसे मिलता है अर्थ से? अच्छा, when this paleontological study is carried out, they dig the earth. ओके, क्या करते हैं? अर्थ को डिग करते हैं और अर्थ के अंदर जितने भी हमें बोन्स, स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, उससे वी प्रिडिक्ट, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ये एनिमल्स प्रेजेंट होंगे इतने इतने साल पहले. ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉसिल्स. फॉसिल्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डेड एनिमल्स और प्लांट के रेमनेंट्स को, डेड एनिमल्स और प्लांट्स के रेमनेंट्स को फॉसिल्स बोलते हैं. ओके, सो इज फॉसिल्स क्लियर? ओके, नाउ फॉसिल्स हमने ढूंढ लिए हैं कि ये एनिमल प्रेजेंट था, बट ये एनिमल कितने ईयर्स पहले प्रेजेंट था ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये स्टडी भी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस स्टडी के अंडर ही आती है. ये स्टडी को हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड. यस, व्हाट इज इट? कार्बन डेटिंग मेथड. कार्बन डेटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का एज पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग डायनासोर्स का ले लेते हैं. अगर आप लोग डायनासोर्स का लेते हैं तो डायनासोर के स्केलेटन से हम ये पता कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराने हैं. और वो मेथड जिससे हम पता करेंगे ये कितने साल पुराने हैं, वो मेथड को हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड. ओके, अभी कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ और बताती हूँ. कार्बन डेटिंग मेथड में क्या होता है? बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं. ओके, कार्बन एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 एंड C14. ओके, आइसोटोप्स क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. पहले तो ये समझ लीजिए कि कार्बन के 3 फॉर्म्स होते हैं, C12, C13 एंड C14. पर हमें पैलेंटोलॉजिकल स्टडी में कार्बन डेटिंग मेथड में हमें सिर्फ 2 टाइप के कार्बन को स्टडी करना है, दैट इज C12 एंड C14. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू. So in paleontological evidence, now starting with carbon dating method. Carbon dating method. इसमें मैंने आपको बताया C12 होता है and C14 होता है. You all must be knowing the atomic number of carbon. Yes, anyone know? It is how much it is? Please find out if you all don't know. Okay. Now ये C12 कहाँ से आया और ये C14 कहाँ से आया? C stands for carbon. Okay. 12 क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में है 6 प्रोटॉन्स. इसके न्यूक्लियस में है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. एंड इसके न्यूक्लियस में है 6 प्रोटॉन्स और है 8 न्यूट्रॉन्स. ओके, 6 6 12 हो गए, तो ये हो गया C12. नाउ दिस इज 6 plus 8, that is 14. So it becomes C14. Okay, so carbon 12 is also
कॉमन कार्बन, इसको कॉमन कार्बन भी बोलते हैं, और इसे रेडियो एक्टिव, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन। ओके, अभी कॉमन कार्बन और रेडियो एक्टिव कार्बन दोनों होते हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में और प्लांट्स में, ठीक है। C12 और C14 दोनों होते हैं। कॉमन कार्बन सब में होता है, रेडियो एक्टिव कार्बन भी सब में होता है। रेडियो एक्टिव कार्बन को रेडियो एक्टिव क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इमिट्स रेडिएशन। हाँ, ये क्या करता है, ये रेडिएशंस इमिट करता है। टाइम टू टाइम क्या होता है, I'll tell you in the further class that radioactive कार्बन को रेडियोएक्टिव इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये रेडिएशंस इमिट करता है। हाँ, जैसे आप हमारा फोन रेडिएशंस इमिट करता है, वैसे C14 कार्बन भी रेडिएशंस इमिट करता है। So this was all about C12 and C14. Now ये C12 और C14 क्या है? These are isotopes of carbon. Isotopes क्या होते हैं? Isotopes are those elements which have same atomic number but have different atomic mass number. जैसे भी इसका मास नंबर 12 है और इसका मास नंबर है 14। ओके, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है दोनों का? 6। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, बट यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर जो है वो अलग अलग है। सो दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। इज दिस मच क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द फर्दर पार्ट, दैट इज C12 एंड C14. सो फ्रेंड्स, डू रिमेम्बर वन पॉइंट दैट C14 जो होता है वो टाइम के साथ डीके होता है। टाइम के साथ उसका जो साइज है वो कम होते जाता है। ओके, C14 का टाइम के साथ, जैसे एज एडवांसेस, जैसे टाइम पासेस, वैसे C14 का साइज कम होते जाता है। ओके, सो C14 रिड्यूसेस इन साइज, whereas C12 इज नॉर्मल, वो उतना ही रहता है या उसका साइज उतना ही रहता है, बट C14 का साइज टाइम के साथ कम होते जाता है। जैसे ही एनिमल या प्लांट कोई भी उसका डेथ हो जाती है, तब C14 का जो है साइज कम होने लगता है। ओके, सो इफ आई वांट टू गिव एन एग्जांपल, if this is C12 at the time of death of an animal and this is C14, जैसे मैंने बोला कि C12 और C14 दोनों प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। डेथ के टाइम पे भी ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, पर जब डेथ हो जाती है एनिमल की, उसके कुछ सालों के बाद C14 जो होता है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। ओके, और उसके और कुछ ईयर्स के बाद इतना। ओके, सो देखा आपने, C12 उतना ही रहता है, बट C14 जो है इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस इट्स साइज। तो C14 का जितना साइज कम होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसको कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आएगा वो उस एनिमल का एज होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? इतना समझा है आप लोगों को? C14 जो है वो टाइम के साथ अपना साइज रिड्यूस करते जाता है। ओके, जैसे ही अभी हम अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री देख लें तो C12 उतनी ही साइज का रहेगा, फिर से ये उतनी ही साइज का रहेगा। बट देखिए, कंपेयर कीजिए, C12 उतना ही है लेकिन C14 जो है वो साइज कम करते जा रहा है। C14 का साइज अगर कम होते जाएगा तो हमें एज पता चल जाएगी, किसकी? वो ऑर्गेनिजम्स की, वो कि उसका एज कितना था। ओके, सो दिस इज नोन एज पैलियोंटोलॉजिकल evidence, or we can say this is known as carbon dating method. Okay, so I hope this is clear, carbon dating method. Okay, one more thing is given in your textbook that carbon dating method से हमें एक चीज और क्लियर होती है, और वो ये है कि we the vertebrates, हम लोग जो vertebrates हैं, you know we are vertebrates, मतलब हम लोगों में vertebral column present है, we are the vertebrates। तो हम लोग जो वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोग इवॉल्व हुए हैं कहाँ से? इनवर्टिब्रेट से, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स से हम लोग इवॉल्व हुए हैं जिनके पास वर्टिब्रास नहीं है, और वी कैन से जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है। तो यस, ये स्टडी हमें पता चली कौन से एविडेंस की हेल्प से? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस की हेल्प से हमें ये पता चला कि दैट वर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो इवॉल्व्ड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स। ओके, इज दिस मच क्लियर?
This is all about the paleontological evidences. Now coming towards the fifth one, that is connecting link. I hope carbon dating method is okay with you all. Now coming towards the fifth one, that is connecting link. अभी कनेक्टिंग लिंक क्या है, नाम ही बता रहा है कनेक्टिंग लिंक. वी कैन से दैट इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू पोल्स. दो पोल्स में ये कनेक्ट कर रहा है, इसके लिए हम इसे कहेंगे कनेक्टिंग लिंक. अभी कनेक्टिंग लिंक का एविडेंसेस या फिर इवोल्यूशन में क्या कहाँ से काम आ गया. ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो दो स्पीशीज के साथ कनेक्टेड है. जैसे आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स दिए हैं, वो है डकबिल प्लैटिपस, लंगफिश एंड पेरिपेटस. ये 3 एग्जांपल्स दिए हैं जो कि कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल बन सकते हैं. अभी कैसे वो मैं आपको बताती हूँ. पहला एग्जांपल ये दिया है कि पेरिपेटस जो है वो दो स्पीशीज में कनेक्टिंग लिंक है. अभी कैसे कनेक्टिंग लिंक है, वो कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा में और आर्थ्रोपोडा में. ओके, एनिलिडा में एंड आर्थ्रोपोडा में. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विथ एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. ये क्या है, कौन सी बला आ गई, तो ये कोई बला नहीं है, ये नाम है स्पीशीज के. आपके 10th स्टैंडर्ड में फर्दर एक चैप्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन करके. इन दैट सेशन आई विल टीच यू एवरीथिंग. इट्स वेरी इजी. अभी के लिए सिर्फ नाम याद रख लो, ठीक है. तो पेरिपेटस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है दो स्पीशीज के बीच में. कौन सी दो स्पीशीज के बीच में, तो वो है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. अभी देखते हैं कि कौन से सिचुएशंस में या कौन से कैरेक्टर्स हैं जो उसे एनिलिडा से भी मिलवाते हैं और जो उसे आर्थ्रोपोडा से भी मिलवाते हैं. ओके, सो इट कंटेन्स सेगमेंटेड बॉडी. ओके, अगर मैं रफ में उसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो ऐसा कुछ है, और उसकी बॉडी में देखिए ऐसे लाइंस होंगे, राइट. ये लाइंस को हम लोग बोलते हैं कि उसकी बॉडी सेगमेंटेड है. तो दीज आर द सेगमेंट्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी. ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको उसके लेग्स दिख रहे होंगे, जिसको हम लोग पैरापोडिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पैरापोडिया. ओके, ये हो गई हमारी रफ में पेरिपेटस. ओके, अभी पैरापोडिया मतलब इट हैज 2 legs or we can say a pair of legs. Now characters like segmented body, thin cuticle, parapodia like organs are present. Similarly, these animals show tracheal respiration and open circulation system similar to the arthropods. Tracheal respiration है और open circulation है जैसे arthropods में होता है. सेगमेंटेड बॉडी है और पैरापोडियम है. तो ये फीचर जो है ये एनिलिडा के हैं. तो इसका मतलब जो पेरिपेटस है वो दो स्पीशीज को कनेक्ट कर रहा है. कौन सी दो स्पीशीज को कनेक्ट कर रहा है, वो एनिलिडा को कनेक्ट कर रहा है. एनिलिडा मतलब सेगमेंटेड बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है. एंड इट हैज ट्रकियल रेस्पिरेशन है, उसमें ट्रकियल रेस्पिरेशन है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो वो आर्थ्रोपोड्स को भी कंबाइन कर रहा है. सो वी कैन से दैट पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. आपको समझ में आ गया होगा कि कनेक्टिंग लिंक को हम लोग क्या क्यों बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज डकबिल प्लैटिपस. अभी डकबिल प्लैटिपस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज अ लिंक बिटवीन, अगेन व्हाट, इट इज अ लिंक बिटवीन मैमल्स एंड आर्थ्रोपोड्स. Okay, mammals and arthropods. Okay, similarly, duckbill platypus lays eggs like reptiles but shows relationship with the mammals due to the presence of the mammary glands. Okay, so duckbill platypus is also connecting link because it contains mammary glands and it lays eggs. Okay, sorry, arthropods नहीं, इट लेज एग्स. तो वो रेप्टाइल्स की स्पीशीज में आ गया और उसमें मैमरी ग्लैंड्स है तो वो मैमल्स की स्पीशीज में भी आ गया. ओके, आर्थ्रोपोड्स नहीं, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में. ओके, सो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है डकबिल प्लैटिपस. ओके, द लास्ट एग्जांपल इज ऑफ लंगफिश. ओके, ये लंगफिश इज एन एक्सेप्शनल केस. ओके, आपको पता ही होगा कि
हाउ डू फिशेस रेस्पायर, फिश ब्रीथ कैसे करती है, तो इट इज थ्रू गिल्स. ओके, गिल्स उनकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन करती है. तो ये लंगफिश जो है ये गिल से ना रेस्पायर करते हुए इसके पास खुद का एक ट्रकियल सिस्टम है. ओके, इसके पास खुद का एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे ये रेस्पिरेशन करती है. ओके, तो इसी हिसाब से ये हो गई. दिस एग्जांपल इंडिकेट्स दैट मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम द फिश. ओके, मैमल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से और जो एम्फीबियंस है वो इवॉल्व हुए हैं फिश से. ओके, so I hope this connecting link is clear with you all. The next and the last example is of embryological evidences. Okay, अभी embryological evidence क्या है, ये कौन सी बला है. ओके, एम्ब्रियो. पहले embryological evidence समझने के लिए हम लोग पहले मीनिंग समझेंगे एम्ब्रियो का. What is an embryo? So an unborn offspring. ओके, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ऐसा बेबी जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, इट इज इन द वूम ऑफ द मदर. अभी तक वो मदर के पेट में है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है. ओके, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, वो पूरा बेबी बन के रेडी नहीं हुआ है. ओके, इनिशियल स्टेज में जब सिर्फ कुछ सेल्स का मास होता है तब हम वो सेल्स के मास को एम्ब्रियो बोलते हैं. ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में आपको पिक्चर दिया है जिसमें देयर आर 3 फेजेस गिवन. 3 फेजेस दिए आपको, इनिशियल फेज, मिडिल फेज एंड द टर्शरी फेज. ओके, इनिशियल फेज में you can see fish, salamander, tortoise, chicken, pig, cow, rabbit, man. इन सब का एग्जाम्पल दिया है आपको. अभी आप कुछ नोटिस करेंगे कि इनिशियल स्टेज है, जो स्टेज 1 दिए है आपको, उसमें देखिए सबका जो एम्ब्रियो है पहली स्टेज में लगभग सेम दिख रहा है. सेकेंड स्टेज में थोड़ा डिफरेंस है और थर्ड स्टेज में टोटल डिफरेंस है. ओके, तो इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जो वो सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे काउ, पिग, ह्यूमन, देन फिश, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चिकन, पिग, जो भी है ये आए तो हैं एक ही एंसेस्टर्स से. ओके, इन सब का जो ओरिजिन है वो कोई एक ही एनिमल रहा होगा. ओके, दिस इज द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. इसका मतलब होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. ओके, सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेज इंडिकेट्स द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स. ओके, तो कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स कब पता चलता है, जब इनिशियल स्टेज हम देखते हैं तो सब लोग सेम दिखते हैं, बट लेटर स्टेजेस में हमें पता चल जाता है कि ये मैन है, ये फिश है, ये सैलमेंडर है, ये टॉर्टोइस है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. फ्रेंड्स, हियर वी हैव एंडेड with the evidences excuse me, we have ended with the evidences of evolution. Now in the next session we shall deal about the Darwin's theory of natural selection. Okay, Darwin's theory of natural selection. Okay, so evidences of evolution, we stand still here now. So I hope this is clear with you all. Till then, take care and bye bye.